हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इको 02 अकाउंटेंसी का जून 2020 का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। तो देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे फर्स्ट का ए पार्ट है, एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की हमें लिमिटेशंस बतानी है, यानी डिसएडवांटेजेस इसके बताने हैं। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है, दे डू नॉट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर नॉट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। यानी जो कुछ भी हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स को अकाउंटिंग के अंदर, वो सिर्फ फाइनेंशियल कैरेक्टर से रिलेटेड होती है। जो फाइनेंशियल कैरेक्टर से रिलेटेड नहीं है उनको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज करो किसी की ईमानदारी है, तो वो हम यहाँ पे अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, द डेटा इज हिस्टोरिकल इन नेचर। यानी जो डेटा होता है वो हिस्टोरिकल होता है। हिस्टोरिकल यानी कि पास्ट में चलता है। जैसे कोई मशीनरी हमने 2 लाख की खरीदी थी, तो ये हमारा पास्ट है। अभी प्रेजेंट में उसकी क्या कीमत है ये हमें नहीं पता। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट एंड इनएग्जैक्ट। यानी जो फाइनेंशियल इसकी इन्फॉर्मेशन होती है वो इनकम्प्लीट भी होते हैं और कई बार एक्यूरेट करेक्ट नहीं होती है, क्योंकि जो कुछ लिखा गया है अकाउंटिंग में वही हम ट्रू मानते हैं और हो सकता है कि उसमें कुछ हमने झूठ भी लिखा हो। नेक्स्ट है यहाँ पे, पर्सनल जजमेंट इन्फ्लुएंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कोई पर्सनल जजमेंट है, अगर हम कोई पर्सनल जजमेंट दे देते हैं तो उसकी वजह से भी हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट खराब हो सकता है। इट रिकॉर्ड्स ओनली मिनिटरी ट्रांजेक्शन। यानी जो इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है बस उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं, बाकी सारी ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का यहाँ पे मतलब होता है ऊपरी दिखावट। इसके अंदर ऊपरी दिखावट बहुत ज्यादा हो जाती है, जैसे कि हमने एसेट जितने पास हमारे पास है नहीं, उससे ज्यादा एसेट्स हमने उसके अंदर दिखा रखे हैं, तो ऊपरी दिखावट यहाँ पे कई ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट है, रियल वैल्यू नॉट नॉन। यानी हमें कई बार रियल वैल्यू नहीं पता होती है। जैसे किसी एसेट की रियल वैल्यू, सपोज मशीनरी हमने 1 लाख में खरीदी थी, लेकिन अब उसकी रियल वैल्यू क्या है, अभी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, वो हमें नहीं पता है। हम डेप्रिशिएट करके वैल्यू को कम कर सकते हैं, लेकिन उसकी प्रेजेंट वैल्यू एग्जैक्टली हमें नहीं पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही बी पार्ट, व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, एक्सप्लेन द डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। यानी डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, डुअल कॉन्सेप्ट हमें बताना है और डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट बताने हैं। तो यहाँ पे देखो कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, जिसमें अभी मैं सिर्फ नाम बता रही हूँ। तो पहला है यहाँ पे बेसिक एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, डुअलिटी कॉन्सेप्ट और मैचिंग कॉन्सेप्ट। और इसी के साथ वाला जो क्वेश्चन है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, तो ये दिसंबर 2019 के वीडियो में सॉल्व है, तो आप लोग वो चेक कर सकते हैं। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका फर्स्ट का सी पार्ट, हाउ वन साइडेड एरर आर रेक्टिफाइड, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। देखो, एरर यहाँ पे क्या होता है कि कई सारे टाइप्स की एरर्स होती हैं, जैसे एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन। तो एरर यहाँ पे 1 साइडेड भी हो सकती है और 2 साइडेड भी हो सकती है। तो यहाँ पे 1 साइडेड एरर की बात कर रहे हैं। तो 1 साइडेड एरर का मतलब क्या है, जो सिर्फ एक ही अकाउंट को अफेक्ट कर रही है या एक ही साइड को अफेक्ट कर रही है। हमारे पास 2 साइड होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो अगर ये सिर्फ या तो सिर्फ डेबिट साइड को अफेक्ट कर रहा है या फिर सिर्फ क्रेडिट साइड को अफेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ये 1 साइडेड एरर कहलाती है। ठीक है, इसको करेक्ट करना, जनरल एंट्री के थ्रू करेक्ट करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे देशमुख अकाउंट्स वाज क्रेडिटेड शॉर्ट बाय 90s। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि उसका जो अकाउंट है वो शॉर्ट हो गया, 90 से कम आ रहा है। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक एडिशनल एंट्री को, एक एडिशनल करेक्ट एंट्री को पास करना पड़ेगा, ना कि हम उसी एंट्री को सही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है 1 साइडेड एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का डी पार्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल एंड कंसाइनमेंट। सेल और कंसाइनमेंट में क्या डिफरेंस है, तो पहला यहाँ पे है डिफरेंस, देयर आर 2 पार्टीज, सेलर एंड बायर। यानी सेल में 2 पार्टीज होती है, सेलर होती है और एक बायर होती है। कंसाइनमेंट में भी 2 पार्टीज होती है, एक कंसाइनर होता है और एक कंसाइनी होता है। सेल में सेकंड है यहाँ पे, ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर। यानी किसी ने अगर परचेज कर लिया है सामान या किसी ने सेल कर दिया है, तो उसकी जो उसकी जो ओनरशिप है वो बायर को ट्रांसफर हो जाती है। यानी अब जो बायर है वो उसका ओनर कहलाएगा। लेकिन कंसाइनमेंट में ऐसा नहीं होता है, जो ओनरशिप होती है वो यहाँ पे कंसाइनर के पास ही रहती है।
कंसाइनी के पास ट्रांसफर नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट है कि जो रिलेशनशिप होता है सेलर और बायर का, वो एज अ डेटर और क्रेडिटर की तरह होता है, लेकिन कंसाइनमेंट में जो रिलेशनशिप होता है वो प्रिंसिपल और एजेंट की तरह होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे एक्सपेंस इनकर्ड आफ्टर द सेल ऑफ गुड्स आर बोर्न बाय द बायर, यानी जो भी एक्सपेंसेस होते हैं आफ्टर सेल तो वो सारे के सारे यहाँ पे बायर को ही बियर करने पड़ते हैं, कोई भी जो सेलर है वो एक्सपेंसेस पे नहीं करता है। लेकिन कंसाइनमेंट में ऐसा नहीं होता है, जो भी एक्सपेंसेस हैं चाहे वो कंसाइनी के थ्रू इनकर्ड हो चाहे वो कंसाइनर के थ्रू इनकर्ड हो, यहाँ पे दोनों केस में एक्सपेंसेस कंसाइनर ही पे करता है, ठीक है। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनर आफ्टर कंसाइंड गुड्स आर बोर्न बाय द कंसाइनर आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे द गुड्स आर डिस्ट्रॉयड आफ्टर सेल द लॉस इज सफर्ड बाय द बायर, यानी कि अगर गुड्स को हमने सेल कर दिया और उसके बाद वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बायर की है, वही उसको पे करेगा। लेकिन कंसाइनमेंट में ऐसा नहीं होता है। कंसाइनमेंट में अगर गुड्स डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं तो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसाइनी की नहीं होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे कंसाइनर की होगी। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट है यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कंसाइनमेंट से है और ये दिसंबर 2019 में आ रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ये मैंने सॉल्व किया हुआ है दिसंबर वाले क्वेश्चन पेपर में, तो यहाँ पे मैं आपको लिंक दे दूंगी। इसके अंदर क्या है कि मेघा लिमिटेड कंसाइंड 5000 kg ऑफ बनस्पति घी टू अशोका डीलर चंडीगढ़ एट द रेट 8 पर केजी की जगह वहां पे 80 पर केजी आ रखा है, बाकी सब कुछ सेम एज इट इज है। तो मैं यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए भी। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, डिस्कस द कॉजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द बैलेंसेस शोन बाय कैश बुक एंड पासबुक। यानी पहले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को हमें एक्सप्लेन करना है और फिर उसके डिसएग्रीमेंट बताने हैं, डिसएग्रीमेंट के कॉजेज बताने हैं। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कैश बुक और पासबुक के बीच में डिफरेंसेस को शो करता है। जैसे कई बार क्या होता है कि आपके पास एक चेक है, आपने किसी को चेक इशू किया है, तो आप अपने कैश बुक में तो इमिडिएटली माइनस कर लेते हो, लेकिन पासबुक में ये तब तक माइनस नहीं होगा जब तक जो सामने वाला पर्सन है वो उसको डिपॉजिट नहीं करवाता, वो कैश नहीं करवाता है, तब तक वो पासबुक में से आपका माइनस नहीं होगा। तो उस टाइम तक के लिए आपकी कैश बुक और पासबुक में क्या होगा, डिफरेंस होता है। तो इन्हीं डिफरेंसेस को, ऐसे कई सारे डिफरेंसेस होते हैं जो आ जाते हैं कैश बुक और पासबुक के अंदर, तो इन्हीं सारे डिफरेंसेस को शो करने के लिए हम यहाँ पे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। आगे ये पूछ रहा है कॉजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट, तो ये भी दिसंबर 2019 में आया हुआ है। फर्स्ट का सी पार्ट है, उसमें सॉल्व किया हुआ है डेफिनेशन, तो लिंक मैंने दे दिया है, तो आप वहां से चेक कर लीजिए। ओके।